हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को समझने से पहले हम बात करते हैं जीनोम की। तो देखो जीनोम क्या होता है। ठीक है, जीनोम क्या होता है कि किसी भी एक सेल में जो टोटल डीएनए प्रेजेंट है, जो एक सेल के अंदर जो टोटल डीएनए प्रेजेंट है उसको हम जीनोम बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये एक सेल है, अब न्यूक्लियस है, उसमें भी डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें भी डीएनए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और जो न्यूक्लियस का डीएनए, ये दोनों में का जो डीएनए है, ये जो टोटल डीएनए जो है ना, ये मिलकर क्या बना रहा है, ये बना रहा है जीनोम। यानी हम सम टोटल ऑफ डीएनए बोल सकते हैं किसी एक सेल के अंदर, या फिर हम ऐसे बोल लें कि टोटल डीएनए जो प्रेजेंट है सेल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। तो ये जो डीएनए है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बेसिस का सीक्वेंस प्रेजेंट है डीएनए में। ठीक है ना, बेसिस का सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस प्रेजेंट है डीएनए के अंदर, ये क्या करते हैं, किसी भी एक इंडिविजुअल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बताते हैं, यानी उसका पूरा जेनेटिक मेकअप जो है वो यही तो बना रहे हैं। कोई दो इंडिविजुअल्स आपस में अलग अलग हमें दिख रहे हैं, अलग अलग हैं, तो वो क्यों है, क्योंकि एक इंडिविजुअल का जो बेसिस का सीक्वेंस है वो कहीं पे अलग है, दूसरे इंडिविजुअल का जो सीक्वेंस प्रेजेंट है वो कहीं पे अलग है। तो यानी ये दोनों सीक्वेंस जो है, मतलब दोनों इंडिविजुअल के जो सीक्वेंसेस हैं वो आपस में अलग हैं, और इसीलिए वो इंडिविजुअल्स भी जो हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इस चीज़ के वजह से किस चीज़ की बात आई, इसके वजह से बात आई कि क्यों ना हम डीएनए का पूरा जो सीक्वेंस प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, और यहाँ से फिर बात आई किसकी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। और ये प्रोजेक्ट, ये कैसा प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है जिसका लॉन्च हुआ है कब, इन द ईयर 1990 में। ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था, ठीक है, उसका पता लगाया और फिर जाकर उसकी मैपिंग करी। ठीक है, ये इस प्रोजेक्ट की बात। अब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो अगर हम देखें कि एक ह्यूमन जीनोम में अप्रॉक्सीमेटली कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। ठीक है, तो अगर हम कॉस्ट निकालें तो एक बेस पेयर की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, $3 होगी, एक बेस पेयर की कॉस्ट। तो अगर हमें पूरा सीक्वेंस का कॉस्ट निकालना पड़े तो हम कितनी कॉस्ट निकल के आएगी, $9 बिलियन। ये $9 बिलियन इतनी ज़्यादा कॉस्ट निकल के आएगी। दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर कि अब ये जो हमारे पास डीएनए का सीक्वेंस जो हम ऑब्टेन करेंगे, इसकी जितनी भी जो ये इंफॉर्मेशन आएगी, अगर हम इसको बुक में स्टोर करते हैं तो उसके लिए हमें कितनी बुक्स चाहिए, 3300 बुक्स हमें टोटल बुक्स चाहिए। ठीक है, और एक बुक जो होगी वो कितने पेजेस की होगी, 1000 पेजेस की होगी, और हर पेज के अंदर कितने लेटर्स होंगे, 1000 लेटर्स प्रेजेंट होंगे, यानी एक पेज 1000 लेटर का होगा, एक बुक 1000 पेज की होगी, और हमें ऐसी लगभग 3300 बुक्स हमें चाहिए, तब जाके हम ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाएंगे डीएनए की। तो अब इतना ज़्यादा जो है वो लॉन्ग प्रोसेस जो है वो हम क्यों करें, तो फिर उसके लिए क्या किया गया, बायो की एक न्यू फील्ड जिसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसका हमने यूज़ किया। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का हमने यूज़ किया। इसमें क्या है, कंप्यूटेशनल डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटेशनल डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं, और ये सारी जितनी भी जो सीक्वेंस है, ये सारी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, और हम इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। और तो और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है सीक्वेंस के अंदर तो हम उसको जो है वो तुरंत करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैनुअली जब हम ये काम करेंगे उसमें बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई तो फिर उसको जो है वो ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर हम कंप्यूटेशनल डिवाइसेस का यूज़ करेंगे तो उसमें अगर कहीं पे मिस्टेक हो भी जाएगी, कोई एरर आ भी जाता है, तो उसको हम तुरंत करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन भी हो सकती है उसमें आसानी से, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, टाइम भी सेव होगा और उसको जो है वो कर पाना बहुत आसान होगा। तो इसलिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ किया गया।
अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इसके कुछ मेन गोल्स थे। तो इसका जो पहला गोल था वो क्या था कि लगभग जो 20 to 25,000 जीन्स प्रेजेंट हैं इनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी कि जो 3 बिलियन बेस पेयर्स है उनका पूरा सीक्वेंस डिटरमाइन कर लिया जाए। ये चीज़ तो हम देख ही चुके हैं ना, यही चीज़ तो करनी थी, इसकी वजह से तो ये प्रोजेक्ट ही निकल के आया। अब जो भी इंफॉर्मेशन इससे निकल के आया उसको डेटा बेसिस में स्टोर कर लिया जाए और डेटा एनालिसिस के लिए हम टूल्स को इम्प्रूव कर लें और जितनी भी जो इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी हैं वो हम दूसरे सेक्टर्स में ट्रांसफ़र कर दें, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। और इसका एक जो मेन गोल था वो क्या था कि ये एथिकल लेवल पे लीगल और सोशल इश्यूज को भी एड्रेस करता था इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये कितना 13 ईयर प्रोजेक्ट था, 13 साल का प्रोजेक्ट था। और इसमें किस किस ने कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड किया? इसमें यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी था इसने अपना कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड किया, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूएस। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है NIH, इसने कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड किया। इन दोनों के साथ जो इनका पार्टनर बना वो था वेल ट्रस्ट, जो था वो यूके का जो वेल ट्रस्ट था, ये इनका पार्टनर बना। इसके साथ में कुछ और कंट्रीज़ जो थी उन्होंने भी कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड किया, जैसे फ्रांस, जर्मनी, जापान, ओके, ये सारी जो चाइना, ये सारी जो कुछ कंट्रीज़ थी इन्होंने भी इसमें कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड किया। ये जो प्रोजेक्ट था ये कंप्लीट हो गया था कब, किस ईयर में कंप्लीट हुआ था? ये कंप्लीट हुआ था 2003 में। 2003 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। और इससे जो इंफॉर्मेशन निकल के आई, इससे जो नॉलेज मिली, उससे क्या पता चला? डिजीज़ का डायग्नोसिस जो था वो इसके थ्रू पता लग रहा था, डायग्नोसिस डिजीज़ का, उसका ट्रीटमेंट, उसको कैसे रोका जाए, ये सारी चीज़ें जो थी ये पता लग रही थी। और बहुत सारे जो चैलेंजेस थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो ये हेल्थ केयर से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, ये सारे चैलेंजेस जो थे वो इस सारी जो सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन जो निकल कर आई इसमें हम यूज़ कर सकते थे। अब इसके साथ में कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल जो थे उनका भी जो था DNA सीक्वेंस किया गया था, जिसमें ड्रोसोफिला का DNA सीक्वेंस किया गया, बैक्टीरिया का, ईस्ट का, सी एलिगेंस का, इन सब के अंदर भी जो थी वो सीक्वेंसिंग करी गई। अब बात करते हैं मेथडोलॉजीज जो हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पर 2 मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एक तो है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। तो जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा DNA से mRNA हमने बनाया वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो mRNA ले लेते हैं। अब इस mRNA से हम क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू cDNA बना लेते हैं, ठीक है। cDNA क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री DNA होता है। ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट सेगमेंट्स जो होते हैं वो DNA के हम बना लेते हैं और उसकी एक लाइब्रेरी बना लेते हैं cDNA की। अब उस लाइब्रेरी में से हम क्या करते हैं, एक जो है वो cDNA हम ले लेते हैं, यानी 8 शॉर्ट फ्रेगमेंट जो है वो DNA का वो हम ले लेते हैं। और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, क्लोन करते हैं और फिर उसका सीक्वेंसिंग करवा लेते हैं। तो इस सीक्वेंसिंग करवाने से फिर हमें डिफरेंट जीन्स का जो एक्सप्रेशन होता है ना वो हमें पता लग जाता है। तो इस तरह से जीन्स का एक्सप्रेशन जो था वो हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। बट यहाँ पर इसमें जो ये एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो था इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर सिर्फ जो हम RNA ले रहे थे, यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ कोडिंग रीजन ही हम इंक्लूड कर रहे थे। इसके अंदर कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों रीजन्स नहीं, सिर्फ कोडिंग रीजन, ठीक है, ये चीज़ थी इसके अंदर। इसलिए ये वाला मेथड इतना इफेक्टिव नहीं था। लेकिन जो दूसरा मेथड है सीक्वेंस एनोटेशन, ये बहुत ज़्यादा जो इफेक्टिव मेथड था, इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब हम वो देखते हैं। सीक्वेंस एनोटेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पूरा जो जीनोम है इसकी सीक्वेंसिंग करवाते हैं। मतलब हम इसमें कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग दोनों ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा जो जीनोम है उसका सीक्वेंस हमें पता लग जाता है। और इस मेथड में हम करते क्या है, जैसे यहाँ पर हमने क्या ले लिया, DNA ले लिया। ये हमारे पास क्या है, DNA है। अब इस DNA को हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करवा देंगे। तो ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, हमें एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं ये हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, DNA को क्या करते हैं, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। ऐसे छोटे छोटे DNA के फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हो गए। क्योंकि हमारे पास ऐसा जो है पूरा एक सिंगल पीस ऑफ DNA जो है वो लेकर हम सिक्वेंसिंग जो है वो नहीं करवा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करवा देंगे विद द हेल्प
हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या करा, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम जो वेक्टर ले रहे हैं वो क्या है, यैक और बैक। यैक से है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक से है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये क्या है, वेक्टर। वेक्टर क्या है, ये क्या करता है, फॉरेन डीएनए को जो है वो कैरी करता है, यानी एक कैरियर मॉलिक्यूल है जो डीएनए फॉरेन किसी और का डीएनए अपने अंदर लेता है, ठीक है। और फिर क्या करेगा, ये होस्ट में ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पर होस्ट हम क्या लेंगे, या तो हम बैक्टीरिया ले लेंगे या फिर हम क्या करेंगे, ईस्ट ले लेंगे। तो ईस्ट और बैक्टीरिया क्या करेंगे, एज अ होस्ट की तरह एक्ट करेंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये वेक्टर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर इस डीएनए फ्रेगमेंट को किसके अंदर ट्रांसफर कर रहा है, होस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये डीएनए फ्रेगमेंट जो है ये बैक्टीरिया या ईस्ट के अंदर जो है वो प्रोड्यूस आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे जो है वो ऐसे क्लोनिंग हो जाएगी, यानी बहुत सारे हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे क्लोनिंग के थ्रू, ठीक। अब जब यहाँ पर हमें बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल गए, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग करवाएंगे। तो यहाँ पर हम सीक्वेंसिंग के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंगर्स मेथड। सेंगर्स मेथड हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको फ्रेडरिक सेंगर ने डेवलप किया था, इसलिए इसको हम सेंगर्स मेथड बोलते हैं। फ्रेडरिक सेंगर जो थे, इन्होंने इस मेथड को डेवलप किया था। यहाँ पर इस मेथड में जो फ्रेडरिक सेंगर्स थे वो क्या यूज़ कर रहे थे, पहली चीज़ यहाँ पर इन्होंने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स जो थे उनका यूज़ किया था डीएनए फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस करने के लिए। तो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स का यहाँ पर इन्होंने फ्रेडरिक सेंगर जो थे इन्होंने यूज़ किया था। अब क्या हुआ, सीक्वेंस को फिर हमने क्या किया, अरेंज किया। किस बेसिस पे, उसके ओवरलैपिंग रीजन्स के बेसिस पे, यानी यहाँ पर हमने सीक्वेंस को अरेंज करवा दिया बेस्ड ऑन देयर ओवरलैपिंग रीजन्स। तो ओवरलैपिंग रीजन्स यहाँ पर क्या है कि जैसे ये हमारे पास क्या है, डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, ये दूसरा डीएनए का फ्रेगमेंट है, ऐसे तीसरा डीएनए का फ्रेगमेंट है, चौथा है। अब यहाँ पर मान लो इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, TGCTA, ठीक है। इसका सीक्वेंस क्या है, इसका है AATA, ठीक। इसका सीक्वेंस यहाँ पर क्या है, GCCT, यहाँ पर क्या है, CTAC, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ओवरलैपिंग रीजन। ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ओवरलैपिंग रीजन। तो यहाँ पर क्या किया कि पूरा सीक्वेंस जो है वो कैसे अलाइन कर दिया, जो ओवरलैपिंग रीजन्स थे उसको चेक किया कि यहाँ पर ये जो है ये ओवरलैपिंग रीजन्स हैं। तो यहाँ पर जैसे ये TGCTA का आ गया, फिर उसके बाद A और A, इस तरह से नेक्स्ट का ले लिया, यानी ये रिपीट नहीं किया नेक्स्ट वाले में, इसको दोनों दो बार नहीं लिखा, एक ही बार रिपीट किया। तो इस तरह से पूरा सीक्वेंस जो था वो अलाइन कर लिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओवरलैपिंग रीजन के बेसिस पे सीक्वेंस जो थे वो फिर अलाइन कर लिया गया। लेकिन एक इसमें जो चीज़ थी कि ये जो पूरा सीक्वेंस करना है ह्यूमन का पूरा जीनोम, ठीक है, ये बहुत ही टफ टास्क है, मतलब ये मैनुअली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया गया, हमने यहाँ पर यूज़ किया किसका, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स, यानी यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम जो थे उसका यूज़ करके जो है वो ये काम करवाया गया। यानी ये पूरा सीक्वेंस जो है ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स को यूज़ करके किया गया, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। तो इस तरह से पूरा सीक्वेंस एनोटेशन हुआ। अब यहाँ पर लगभग पूरे 22 ऑटोसोम्स थे, XY एक सारे क्रोमोसोम्स जो थे ये सब इनकी सीक्वेंसिंग हो गई। लेकिन सबसे लास्ट में मई 2006 में जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 जो सबसे लास्ट में इसकी सीक्वेंसिंग हुई थी, ठीक है, ये चीज़ है इसकी। अब इसके बाद एक बार जब सीक्वेंसिंग हो गई, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ा, जो एक और टास्क था जो काफ़ी चैलेंजिंग था, वो क्या था, मैपिंग करना। तो सीक्वेंसिंग के बाद हमने क्या किया, मैपिंग कर ली, यानी यहाँ पर हमने जेनेटिक और फिजिकल मैप्स जो थे वो तैयार करवा लिए। अब ये जेनेटिक और फिजिकल मैप्स जो थे ये हमने किसकी हेल्प से तैयार करवाए, पॉलीमॉर्फिज्म की इंफॉर्मेशन को हमने यूज़ किया और माइक्रो सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन को। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि जो डीएनए के अलग अलग जो फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हुए थे जिनमें वेरिएशंस थी उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज़ किया और हमने माइक्रो सैटेलाइट्स को यूज़ किया। वैसे ये माइक्रो सैटेलाइट हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना जान लेते हैं कि माइक्रो सैटेलाइट क्या होते हैं, रिपीटेटिव जो डीएनए सीक्वेंसेस थे, ये दोनों इंफॉर्मेशंस जब हमने यूज़ करी तब जाके जो है वो हमने मैपिंग करवाई। अब मैपिंग से फ़ायदा ये हुआ कि डिस्टेंस, कौन से जीन का कितना डिस्टेंस है ये पता चल गया, ठीक है। दूसरी चीज़, कौन सा जीन प्रेजेंट है कौन से क्रोमोसोम नंबर के ऊपर, ये सारी इंफॉर्मेशन जो थी ये मैपिंग के थ्रू हमें इजीली पता लगने लग गई, ठीक है। ये चीज़ थी इसके अंदर।
तो देखो हमने इसकी सीक्वेंसिंग देखी, हमने इसका मैपिंग देखा, अब हम देखते हैं इसके मेन फीचर्स जो हैं वो क्या हैं। तो पहला फीचर क्या है कि जो ह्यूमन जीनोम है उसमें कितने बेस पेयर्स हैं, लगभग 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻9 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट है। एक एवरेज जीन के अंदर कितने बेसिस होते हैं, 3000 बेसिस होते हैं, लेकिन उसका साइज जो है वो वेरी करता है। अभी तक का जो सबसे बड़ा ह्यूमन जीन है वो कौन सा है, डिस्ट्रोपिन। डिस्ट्रोपिन क्या करता है, हमारे मसल्स को प्रोटेक्ट करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कितने बेसिस हैं इसके अंदर, लगभग 2.4 मिलियन बेसिस है। टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो एस्टिमेट किए गए वो कितने हैं, 30,000 है, जो बहुत कम है। जो प्रीवियस एस्टिमेट था वो कितना था, 80,000 to 1,40,000 जीन्स, लेकिन इस बार कितने हैं, 30,000। अच्छा, लगभग हर इंसान में जो 99% जो बेस सीक्वेंस है वो सब में सेम है, सिर्फ 0.1% डिफरेंट है, और ये 0.1% की वजह से हर इंसान अलग अलग दिखते हैं। द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन, यानी 50% से भी ज़्यादा जो जीन्स डिस्कवर्ड हुए थे उनके फंक्शंस अभी तक पता नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लगभग 2% से भी जो कम जीनोम है वो प्रोटीन को कोड करता है। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, यानी ये जो रिपीटेड सीक्वेंसेस थे यही ज़्यादातर ह्यूमन जीनोम का पोर्शन बना रहे थे। ये रिपीटेड सीक्वेंसेस क्या थे, डीएनए के स्ट्रेचेस थे, यानी डीएनए का जो सीक्वेंस था वो लगभग 100 to 1000 टाइम्स जो था वो रिपीट होता जा रहा था। इनका कोई डायरेक्ट कोडिंग में तो फंक्शन नहीं था, लेकिन ये हमारा फोकस किसके ऊपर डाल रहे थे, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पे, डायनेमिक्स पे और इवोल्यूशन पे। सबसे जो ज़्यादा जीन्स थे वो क्रोमोसोम नंबर 1 में प्रेजेंट थे, लगभग 2968 जो जीन्स थे वो प्रेजेंट थे क्रोमोसोम 1 में, और क्रोमोसोम जो वाई क्रोमोसोम था इसमें लगभग 231 जीन, सबसे कम जीन प्रेजेंट है, फ्यूएस जीन थे इसके अंदर। लास्ट फीचर क्या है कि साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन लोकेशंस जो थी वो ह्यूमंस के अंदर ऐसी देखी थी जहां पे एक सिंगल बेस पेयर डीएनए में डिफर कर रहा है, और इस इंफॉर्मेशन से क्रोमोसोम की लोकेशंस का पता लगाया जा सकता था, और कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा जीन प्रेजेंट है, वो कैसा जीन है, डिजीज है, कैसे है, क्या है, ये सारी चीज़ें पता लगाई जा रही थी, और ह्यूमन की हिस्ट्री भी ट्रेस हो रही थी, यानी हमारे जो एंसेस्टर्स थे फिर कैसे धीरे धीरे जो है वो डिफरेंसेस क्रिएट हुए। अब लास्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन। तो मेन एप्लीकेशन क्या है कि जब हमने पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग कर ली तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प ली, और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग कर ली, तो जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गए, सिस्टमैटिकली सॉल्व हो गए, और एक लार्ज स्केल पे सॉल्व हुए। हम सारे जीन्स को स्टडी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो यही है इसके एप्लीकेशन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।